प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए हमारी क्रिएटिव टीम द्वारा राहुल सर की जर्नी एक वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि जो स्टूडेंट राहुल सर के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं वे लोग कनेक्ट कर सकें और बाकी स्टूडेंट्स राहुल सर और मेक इट इजी की जर्नी को जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल कोठियाल और मैं आज आपको जो है अपनी एक टीचिंग जर्नी जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बैक इन 2010 जो है मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, वो भी एक फ्रेंड के सजेशन पे, बिकॉज उस टाइम मैं इंडस्ट्री में था। और टीचिंग मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने पूरी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि पूरी लाइफ जो है मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह रहा। और एक एवरेज स्टूडेंट को हमेशा जो है एक एप्रिसिएशन की भूख रहती है कि जहाँ लोग उसे एप्रिशिएट करें। तो उसी चीज़ को लेके शायद टीचिंग वो एक ऐसी चीज़ थी जहाँ एक सेकंड में आपको फीडबैक स्टूडेंट का मिल जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ से पता चल जाता है कि आपका जो दिया हुआ टाइम उसको है या दिया हुआ कंसेप्ट नॉलेज उसको है, वो कितना बेनिफिशियल उसको लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो वो शायद एक एग्जैक्ट जो इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, वो चीज़ मुझे शायद बहुत ज़्यादा हिट कर गई, जिसकी वजह से 2010 के बाद मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए भी टीचिंग को छोड़ के कुछ और नहीं आया। तो 2010 से 2014 तक लगभग मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में पढ़ाया। और वो डिफरेंट पढ़ाने के पीछे एक ही कारण रहा कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था हर साल अलग अलग तरह के बच्चों के साथ पढ़ाना, अलग अलग तरह के चैलेंजेस, अलग अलग तरह की सोच, उनके डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस। तो उस पीरियड को मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। बट 2014 में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि सेमेस्टर की पढ़ाई और एक कॉम्पिटिटिव पढ़ाई में सेटिस्फैक्शन लेवल का अंतर जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हो तो एक कॉन्सेप्ट के समझने की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक हैप्पीनेस बच्चे को देती है, लेकिन जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कुछ क्रैक कर लेता है जहां उसकी पूरी लाइफ, आने वाली लाइफ डिपेंड होने वाली है, तो वो सेटिस्फैक्शन से बड़ा सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सभी जिस तरह की फैमिली से आते हैं, तो हमारी फैमिली में एक भी कोई अच्छे PSU या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जब ज्वाइन करता है तो उसकी पीछे की पीढ़ी और उसके आगे की पीढ़ी दोनों इस चीज़ से इम्पैक्ट मिलता है उनको, दोनों ही इस चीज़ का लाभ ले पाती हैं। और वहीं से घर का लाइफस्टाइल, घर का रहन सहन, घर की सोच, बहुत चीज़ें इस पर डिपेंड हो जाती हैं। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि इस हायर सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए मुझे इस फील्ड में भी उतरना चाहिए। तो 2014 से मैंने ऑफलाइन पढ़ाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि आई स्टार्ट विद 1 स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर 5 to 6 months, जो कि आज की डेट में सेल में है, मिस्टर अवधेश कुमार, जो कि मेरा पहला मैकेनिकल का स्टूडेंट रहा है जिसको मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई है, और वो भी एक 20x12 के बड़े हॉल में सिंगल बच्चे के साथ। आज वहां से लेके वी हैव अ मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन ऑल ओवर इंडिया। तो 14 से 15 जो ईयर रहा है 2014 to 15, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेमेस्टर एग्जाम्स। तो वहाँ पे स्ट्रगल जो है वो थोड़ा अलग लेवल का रहा है। ऊपर से फिर बच्चे आपके पास बहुत कम हो जो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत बार मॉरल डाउन होता है। तो ये 2017-18 तक बहुत बच्चों ने मेरे साथ मेहनत करी है, और मुझे रिलीफ है कि जो बचे कुछ बच्चे भी थे वो लगभग सभी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन 2018 में जो है वो एक बहुत बड़ा यू टर्न ये आया कि उस टाइम तक कोविड तो नहीं था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि 2019 देयर इज़ अ चांस, 18-19, जहाँ पे चीज़ों को ऑनलाइन काफ़ी बूस्ट मिल रहा था। तो 2018-19 वो पीरियड रहा जहाँ पे मैंने अपने आप को एज अ ऑनलाइन भी रिप्रेजेंट किया। और 2019 में फर्स्ट ऑनलाइन बैच हमारा RRB JEE का आया, जो कि पहला मेरा ऑनलाइन एक्सपीरियंस था, क्योंकि उससे पहले हम बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि किसी बंद कमरे में पढ़ाया जा सकता है जहाँ कोई भी बच्चा ना हो, और आपका पढ़ाया हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड किसी को समझ भी आ सकता है। तो ये बड़ा हार्ड टू बिलीव था, बट ये सच हुआ।
आरआरबी जेई का एक बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी, पूरी मेहनत, मतलब मुझे वो आरआरबी जेई का बहुत अच्छे से याद आता है कि मेरा रूटीन जो है बड़ा फिक्स हुआ करता था और बहुत फिक्स रूटीन था। मतलब उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों नहीं, बिल्कुल फिक्स रूटीन था। और वो रूटीन कुछ ऐसा था कि सुबह 8 बजे 7-8 बजे मेरी ऑफलाइन क्लास होती थी। ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं 8 बजे करीब पढ़ाता था। उनको पढ़ाने के बाद 11-12 बजे तक मैं फ्री होता था। दिन में मैं लंच करता था, देन उसके बाद कुछ लेक्चर्स रेडी करता था, डॉक्यूमेंट्स रेडी करता था, टेस्ट रेडी करता था और 5 बजे मैं घर चले जाता था। तो बहुत सिंपल लग रहा है, 8 बजे जॉब शुरू और 5 बजे ख़त्म। फिर 5 बजे घर जाने के बाद मैं 7 बजे तक खाना वाना खा के 8 बजे मैं वापस अपनी वाइट कलर की ऑल्टो होती थी, उसमें कार में पीछे गद्दा डालता था और 8 बजे जो है रात को गद्दा डाल के इंस्टीट्यूट में वापस चला जाता था। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम पे कोई होता नहीं था इंस्टीट्यूट में और मुझे वो शांति में जो एकांत में अपने आप के लिए चीज़ें जो करना होता था ना, उसकी एक अलग फीलिंग होती थी। तो जहाँ सुबह ऑफलाइन होती थी वहीं पर हम एक कैमरा फिट करते थे मोबाइल का और गद्दा बिछाते थे और तब रात को 8:30-9 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक मुझे याद है कि मैं लगातार कोई ना कोई ऑनलाइन क्लासेस वीडियो बनाया करता था। उस टाइम तो वीडियो लाइव बहुत मुश्किल से होते थे क्योंकि हमें चीज़ें पता भी नहीं थी उस टाइम कैसे होती थी। और मतलब मुझे एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट उसमें हंसी वाला लगता था कि जब हम थंबनेल लेते थे, थंबनेल बनाना हम में से किसी को नहीं आता था, तो थंबनेल भी मैं ऐसे लेता था कि मोबाइल में इधर से क्लिक मारा और एकदम भाग के सामने आते थे, जो फोटो खिंच जाती थी वही थंबनेल है। यार मुझे याद है 4:30-5 बजे जब मैं कोई क्लास खत्म करता था तो तब मैं ISBT जाके चाय पीता था और 5-5:30 बजे मैं वापस घर आ जाता था। उसके बाद नहा धो के थोड़ी देर 1-2 घंटा सोने को मिल जाए, उसके बाद वापस सुबह 8-9 बजे के लिए क्लास। तो ये रूटीन बहुत लंबे समय चला है, पूरे आरआरबी में चला है। और कमाल की बात है कि आज हम विचलित हो जाते हैं कि बच्चे लाइव नहीं हैं और उस टाइम पे जब मैं ये रात को सेशन ले रहा था तो लाइव का तो कोई सीन था ही नहीं, ना पता था कि कोई देखेगा। इवन रिकॉर्डिंग डालने के बाद भी कोई 1-2 देख ले, 4 देख ले, तो उस टाइम मतलब आउटपुट से कोई मतलब ही नहीं था, बस इनपुट देने से मतलब था। तो सर पढ़ाते थे तो मैं देखता था कि 1 व्यू था, 2 व्यू था, 3 व्यू था, पर सर तभी भी कंटिन्यू रखे अपने गोल के लिए। तो ये सर ने कंटिन्यू रखा तो हम सबको मिला। अभी वही वीडियो लाखों में चले गए। तो बेहतरीन समय था वो, मतलब मैं तो आज याद करता हूँ कि क्या मोटिवेशन रहा होगा उस समय ये सब करने के लिए। तो बस इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई और 19 में जो रिजल्ट आया, 2019 में आरआरबी जेई का पेपर हुआ, तो मोर देन 40 स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए, जो मुझे बिलीव दे गया कि ऑनलाइन भी जो है चीजें संभव है। तो बस रेस्ट जर्नी आपके सामने है। 2021 में कोविड आया, लेकिन कोविड से पहले मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले ब्रेक लिया था। आई डोंट नो, मतलब मुझे और कुछ नहीं, भगवान की ब्लेसिंग्स जो मुझे लगती है कि मेरे ऊपर कम से कम भगवान की एक कृपा तो है कि मैंने जब जो डिसीजन अपने लिए लिए हैं मुझे उस पर कभी रेगरेट नहीं हुआ है। और जब कोविड में आया तो आप लोग जानते ही हैं, सभी लोग तैयारी, पेपर, ये सब की तो बातें ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन वहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत नेगेटिव जा सकती हैं चीज़ें और बच्चों के मुझे बहुत मैसेज आने लगे कि सर आपने भी सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ नहीं चल रहा है, क्या होगा। तो वहाँ पे एक सेंस मुझे हुआ कि नहीं, यार चीज़ों को कंटिन्यू कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हेयर आई स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड मेक इट ईजी। और ये मेक इट ईजी वर्ड बच्चों, नाम जो है ये कोई आज का नाम नहीं है। बैक अगर 2014 में चलूँ, 14-15 में, तो ये नाम मैंने बहुत पहले सोचा था और इस नाम से मैं विजिटिंग कार्ड छपा के अलग अलग ऑर्फनेज जो होते हैं, जहाँ अनाथ बच्चे होते हैं, वहाँ जाया करता था उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, उनको स्कूल के नॉलेज देने के लिए। मैंने न्यूटन्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी बड़ी अच्छी। तो वो पीरियड था, तो वो मेक इट ईजी दिमाग में रहा चीज़ें को लेके कि नहीं यार ये नाम मुझे पसंद है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वापस यहाँ पे जो पहला मई में मैंने स्टार्ट किया मेक इट ईजी नाम से यूट्यूब चैनल, जो आज आप देख रहे हैं। बस उसके बाद कंटिन्यूस लेक्चर, फिर 2 साल जब कोविड रहा तो कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो सुबह 6 बजे से पूरा का पूरा मैकेनिकल पूरे 1 साल में करवा दिया, जिसका काफ़ी बेनिफिट भी मिला। बच्चे जुड़ते गए, कारवा बनता गया और आज हम उस स्थिति में हैं कि आज 2024 तक ऐसा ऑल ओवर इंडिया में कोई PSU, कोई स्टेट, कोई सेंट्रल एग्ज़ाम नहीं है जहां मेक इट ईजी का स्टूडेंट नहीं है। और ये चीज़ भी सब ने फेस करी होगी, क्योंकि मुझे हज़ारों बच्चों के फीडबैक इस चीज़ को लेके मिले हैं कि सर व्हेन एवर जब हम कोई एग्ज़ाम देने सेंटर में जाते हैं
तो मैकेनिकल के स्टूडेंट ज़रूर मिलते हैं और मेक इट ईजी का जिक्र ज़रूर होता है। आई थिंक दैट इज़ अ सक्सेसिव पार्ट फॉर मी, क्योंकि आप सक्सेस को अधूरा समझते हैं जब आप कंपेयर किसी और बड़ी चीज़ से करते हैं कि मुझे तो यहाँ तक पहुँचना है। मेरे दिमाग में कभी कंपैरिजन कुछ रहा ही नहीं। मेरे लिए सक्सेस वो एक बच्चे का सिलेक्शन भी है और आज हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन भी है। गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय मेक इट ईजी के बहुत ही सम्मानित सीईओ राहुल गोठियाल सर, डायरेक्टर प्रदीप बिश्नोई सर, उपस्थित आदरणीय स्टाफ, इस संस्थान को गौरवान्वित करने वाले उपस्थित अभ्यर्थी, सर्वप्रथम आप सभी को परीक्षा में सफलता की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं एवं भावी भविष्य की उज्जवल, दीर्घायु, स्वस्थ, मस्त एवं आनंदित जीवन की ईश्वर से कामना करती हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि श्री एस चौहान जी एवं BR कोठियाल जी से आग्रह करूंगी कि वह स्टेज पर आकर दीप प्रज्वलित करेंगे। हमारे आज के पहले मुख्य अतिथि हैं श्री SS चौहान, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता यांत्रिक सिंचाई विभाग उत्तराखंड। मैं राहुल सर से निवेदन करूंगा कि श्री SS चौहान जी को बुके देकर इनका स्वागत करें। हमारे आज के दूसरे मुख्य अतिथि हैं श्री BR कोठियाल जी, सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख अभियंता कार्यालय, सिंचाई विभाग, देहरादून, उत्तराखंड। मैं डॉक्टर PK बिश्नोई सर से आग्रह करूंगा कि श्री BR कोठियाल जी को बुके देकर इनका स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर बिश्नोई सर से कि वो स्टेज पर आकर आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहकर हमें कृतार्थ करेंगे। प्रदीप बिश्नोई सर के बारे में बताना चाहूँगी कि इन्होंने GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर से PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड MTech इन थर्मल साइंस किया है। इन्होंने एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून एंड सूरजमल यूनिवर्सिटी US नगर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इन्होंने एक्स असिस्टेंट मैनेजर ऑफ TVS सुंदरराम फास्टनर्स लिमिटेड पंतनगर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इनको टीचिंग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 10 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। इन्होंने 20 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स को भी पब्लिश किया है इन IC इंजन एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर प्रदीप कुमार बिश्नोई सर। आज के मुख्य अतिथि, जो भी हमारे MakeItEasy के सभी साथी और प्यारे स्टूडेंट्स, जिनकी वजह से हम लोगों ने इस आयोजन को करने का सोचा, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हम लोग जो है इतनी मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग पे हमें विश्वास रहता है कि आप हमें रिजल्ट दो। तो MakeItEasy का जो मोटिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट लाइक अदर कोचिंग्स, क्योंकि हम लोग इसको एक कोचिंग की तरह नहीं देखते कि हमारी जो अप्रोच है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने की या संस्थान को आगे बढ़ाने की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम लोग किसी भी फेक नैरेटिव इस पर नहीं जाते हैं कभी भी कि हमारे अगर 20 सिलेक्शन है तो हम 40 दिखाएंगे। राहुल सर तो बल्कि बोलते हैं पहले कंफर्म कर लो कि सारे बच्चा हमारा ही है या नहीं है। अगर उसकी तो हम पहले अपने कंटेंट पे काम करते हैं। तो हमारी जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं तो हम पहले अपने कंटेंट पे काम करते हैं, उसके बाद जो है हम बाकी चीजों पर फोकस करते हैं। तो कंटेंट इज द किंग, जैसा आप सभी को पता है। तो हम MakeItEasy सर ने स्टार्ट किया था सन 2020 में, क्योंकि सर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर इस फील्ड में, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और उनका भी शुरू से ही ये चीज क्लियर थी कि देखो कंटेंट पहले रखना है,
क्वालिटी एजुकेशन पहले रखनी है, बाकी चीजें अपने आप आएंगी। तो इसी मोटिव को जब सर ने मुझे ये पदभार दिया, तो इसी मोटिव को हमें जो है आगे बढ़ाना है। पर हमारा काम है आप लोगों को सतत प्रयास में आप लोगों के साथ रहना और आपको अच्छी जो भी गाइडेंस है वो प्रोवाइड कराना। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो भी फैकल्टीज हैं वो मतलब बहुत अपने फील्ड की एक्सपर्ट है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम मेक इट इजी ITI से लेके MTech तक के बच्चे को हम बड़ी आसानी के साथ गाइड कर सकते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन में हम कुछ रेवोल्यूशनरी चाहते हैं कि तभी हम सबको गाइड करने का सोचा है हम लोगों ने। हम चाह रहे हैं कि सब कोई भी बच्चा हो ये फील ना करे कि भाई ये तो कुछ अलग ही चीज चल रही है, हमें तो कोई गाइडेंस कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चीजें जो है एज पर जो रिक्वायरमेंट है वो चल नहीं रही है। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो उसके लिए मेक इट इजी सतत प्रयास कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से हम लोग बच्चों को जो उनका प्लेस है वहां पर पहुंचा सके। तो मेक इट इजी उसके लिए लगा हुआ है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जो है हमेशा जुड़े रहें हम लोगों से, जो अभी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। तो ये आप लोगों को करना है। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ सभी बच्चों के, और ऐसे ही आप हम लोगों से जुड़े रहिए ताकि आने वाले बच्चे जो हैं वो आप लोगों से इंस्पायर हो सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री SS चौहान, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता यांत्रिक सिंचाई विभाग उत्तराखंड से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आकर हमारे चयनित छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग फील्ड में आने वाली चुनौतियों और कार्य प्रणाली से अवगत कराते हुए 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप कहने का कष्ट करेंगे। सबसे पहले मेक इट इजी के जो समस्त स्टाफ है इनका आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर ये बुलाया, मुझे सम्मान दिया, आपका धन्यवाद। मेरे सेवानिवृत्त हुए लगभग 10-11 महीने हो गए। मैं नवंबर 2023 में रिटायर हुआ था। मेरी अंतिम जो मैं सेवानिवृत्त नलकूप खंड रामनगर से कुमाऊं मंडल से हुआ हूँ। तो हम लोगों ने जो सेवाएं दी हैं वो टाइम और आपका टाइम में बहुत अंतर आ गया है। तो ये मॉडर्न टेक्निक्स का होना ज़रूरी है। मैकेनिकल विंग में जो हमारे हैं, जो इरिगेशन 2 तरह की होती है, एक तो कैनाल से होती है, वो सिविल इंजीनियर्स कहलाते हैं जो कैनाल से करते हैं, और जो मतलब आप ही समझोगे जो अपोजिट प्रकृति के अपोजिट जो भी काम करते हैं वो इंजीनियर्स हैं मैकेनिकल के। मतलब हम ग्रेविटी के अपोजिट पानी को निकालते हैं। ट्यूबवेल्स में वो ड्रिलिंग करके पानी को निकालना वो भी एक अपोजिट वर्क है, ग्राउंड वाटर को अपलिफ्ट करना। ऐसी जो है लिफ्ट इरिगेशन है जो हिल्स में स्पेशली है, पहाड़ों में लिफ्ट इरिगेशन है। और लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग नदी से पानी उठाते हैं, उसमें पंप होते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप से अलग अलग है, उनसे हम पानी उठा के लोगों को पानी का प्रोवाइड करते हैं। ये मेन तो ये इरिगेशन का 2 ही सिस्टम है, लिफ्ट इरिगेशन और ये आपका ट्यूबवेल जो मैकेनिकल में वर्क होता है। इसमें तीसरा एक और है, इरिगेशन और हाइड्रिल दोनों मिक्स के प्रोजेक्ट में भी काम करते थे, जिसमें प्रोजेक्ट का बिजली बनाना हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करते थे। कुछ हम लोगों को नहीं मौका मिला, लेकिन कुछ हमारे सीनियर साथी थे उन लोगों को मौका मिला। उन लोगों ने उन प्रोजेक्टों में भी काम करा। जैसे आपका ऋषिकेश में है चीला पावर हाउस है, उत्तरकाशी में तिलौत वाला है, और इधर आपका ये इधर जो त्यूड़ी वाली रोड जाती है इछाड़ी छिबरू, ये सारे प्रोजेक्ट हैं। ये सारे इरिगेशन नहीं बनाए हैं। मैक्सिमम इसमें जो आउटपुट है वो इरिगेशन का है कंस्ट्रक्शन वर्क में, सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो। ये जैसे आपका रुड़की वर्कशॉप है, वो डैम से संबंधित डैम के गेट बनाना, उसके डैम के जो भी शाफ्ट हैं गेट बनाना, ये मेन वर्क है उनके पास में, वो ये काम करते हैं। कुछ लोग वहाँ पर भी अपनी पोस्टिंग कराते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग फील्ड में जाओगे, जो एक्चुअल है वही काम करें। क्योंकि 2013 में जो बच्चे हैं वो लोग नए बच्चे थे, तो कुछ लोग ऐसा भी करते थे कि जो फील्ड में नहीं जा करके कुछ इस तरह से बहुत जल्दी, कभी कभी ऐसा दबाव होता है फरवरी मार्च में हमें, मान लो हमें जनवरी में बजट मिला, फरवरी मार्च में काम करना है तो फटाफट में कहा कि ये भी है वो भी है, ऐसे कर लो। तो ऐसा मत करिएगा, आप अपनी प्लानिंग पूरी कर लीजिएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, फील्ड में जो भी है वो काम को ढंग से करिएगा। और मैकेनिकल में स्टॉक का भी इश्यू होता है, स्टॉक का भी आप अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया, बाकी तो आप लोग जब फील्ड में जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। धन्यवाद सभी का। मैं चौहान सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे जितने भी चयनित छात्र छात्राएं हैं उनको मार्गदर्शन किया है उनका। और आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं, क्योंकि आप लोग जाओगे तो जो चुनौतियां सर ने फेस करी हैं, हो सकता है आपको उससे ज़्यादा भी फेस करनी पड़ी है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तो आप लोग उससे थोड़ा सा सीखे जरूर। अब थोड़ा सा क्या है कि सब लोग कह रहे होंगे भाषण होंगे, है ना, आप लोगों ने सीख भी लिया होगा, सर के ने जो बताया आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा एक एंटरटेनमेंट अगर पर्पज से हम चाह रहे थे कि आप लोगों के बीच में आए, है ना, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जितने भी साथी हैं इनसे कुछ गेम वगैरह जो है या टास्क जो है करवाया जाए, है ना। तो मैम, आर यू गाइस रेडी? सर आइए। जो को खोजो जो ना खोजो तो खो जाए जो। प्लीज आपको दो बार रिपीट करना है। अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको एक टास्क करना पड़ेगा। जो को खोजो, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी। जो को ना खोजो तो खो जाए जो को खोजो, थोड़ा जल्दी जल्दी, टंग ट्विस्टर है। ना खोजो तो खो जाए जो। जोरदार तालियां सर। अब हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा डर रहा है, आई थिंक सर से। आपका नाम? तो सर आपको एक टंग ट्विस्टर हम देंगे, आपको बोलना है 2 टाइम्स, आपको रिपीट करना है और बहुत ही जितने स्पीड में आप बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे बेटी बॉट अ बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। सो लीजिए सर। जल्दी जल्दी आपको बोलना है, जल्दी रिपीट करना है। बेटी बॉट अ बटर बट द बटर वाज बेटर, बेटी बॉट अ बटर बट द बटर वाज बेटर, सो बेटी बॉट बेटर। गलत 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 गलत, आप हार गए। सो अब हम बात करेंगे, शायद ये सर सबसे ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, तो हम इनसे ही बात करेंगे। लीजिए सर। सर आपका नाम? ओके, तो आपको हम ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे टंग ट्विस्टर, क्योंकि आप शायद पहले ही घबरा रहे हैं। तो आपको हम बस आपने एक लाइन बोलना है, द बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट, एंड यू हैव टू रिपीट इट 3 टाइम्स। जल्दी जल्दी, The big fat जल्दी जल्दी आपको बोलना है। cat sat on the rat. 3 टाइम्स। The big fat cat sat on the rat. The big fat cat sat on the rat. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हम जाएंगे गर्ल्स की तरफ, तो हम आपसे बात करेंगे। मैम आपका नाम? मैम आपको बोलना है फालसे का फासला। 3 टाइम्स फालसे का फासला, जल्दी जल्दी आपको बोलना है। फालसी का फासला, फालसी का फासला, फालसी का फासला। थैंक यू। So this is for you. Okay, thank you मैम, thank you everyone. अभी मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जमाल सर से, आग्रह करूँगा कि स्टेज पर आकर 2 शब्द कहें। सभी स्टाफ को मैं वेलकम करता हूँ वंस अगेन, और ख़ास तौर से ये जो चेहरे बैठे हैं इनकी चमक आज कुछ और है। जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो बुझे हुए दिए की तरह रहते थे। बड़ा अच्छा लगता है, और ये हमारे लिए गर्व की बात होती है कि जब कोई ये कहता है कि सर मेक इट ईजी की वजह से और मेरी मेहनत की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छी बात है।
और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भविष्य में इसी तरीके से जितनी ईमानदारी से आपने आज पढ़ाई की है उतनी ही ईमानदारी से आप लोग आगे काम भी करेंगे। अच्छा, कोशिश ये करना है, जेई तो बन गए, सब जेई बन गए, अब तो ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है। कोशिश करना है जेई के साथ साथ ना एक बहुत अच्छा इंसान भी बनते चले जाना। जैसे अक्सर क्या होता है ना कि आपके दोस्त का नहीं हुआ होगा किसी का, तो उसे यह एहसास होने मत देना कि तेरा कभी नहीं होगा या मेरा तो हो गया। उसे यह कहना कि तेरा भी होगा, ठीक है? ढाढ़स देना, दिलासा देना। इसी तरीके से और भी बहुत से दोस्त होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे अलग अलग एग्जाम्स की, जरूरी नहीं जेई की, तो ना एक वो आ जाता है कि यार इसका हो गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ, मैं इससे ज्यादा होशियार हूं, मेरी परसेंटेज इससे ज्यादा है 10th में, 12th में, डिप्लोमा में, बीटेक में, इसका हो गया। तो वो ना आपको पता नहीं है, वो अपने आप से और भगवान से दोनों से नाराज हो जाता है। तो उसे आपको यह साथ दिलाना है कि तेरा भी होगा, डोंट वरी, ठीक? दूसरा, अपनी लाइफ में ना एक ऐसा काम जरूर करते रहना जिससे आप निस्वार्थ एक समाज की सेवा करते रहे। कुछ भी हो सकता है, किसी अनाथालय में जाकर कुछ कर दिया, कभी छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कर दिया, ठीक है? या कोई गरीब स्टूडेंट है और वो देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, फीस जमा नहीं कर पा रहा है, वहां मदद कर दी। इससे ना क्या होता है कि अपने अंदर का इंसान हमेशा बना रहता है। वरना क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे जेई क्या बने, आप समाज से ऊपर उठ गए। ऐसा मत करना। जितना ज्यादा आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस में लाएंगे ना, क्योंकि एंड में ये नहीं होगा कि जेई साहब थे, एंड में ये होगा कि इसने कितने आदमी कमाए हैं, कितने रिश्ते बनाए हैं। तो वो रिश्ते जरूर बनाना, क्योंकि कहना नहीं चाहता मैं, लेकिन सभी के साथ समय आता है कि कभी ना कभी वो हॉस्पिटल में होता है, तब उसे ना रिश्ते काम आते हैं। पैसा तो होगा ही, रिश्ते तब उसे अच्छा लगता है जब पूछने आते होंगे कि आप कैसे हैं। तो इसे थोड़ा सा अपने माइंड में रखना, ठीक? बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग आगे भी इसी तरह अच्छा करते रहेंगे। और जैसा बिश्नोई सर ने कहा कि प्लीज अपनी लर्निंग मत छोड़ना। सबसे बड़ी कमी क्या होती है, ऐसा लगता है कि जैसे हो गया बस डन, तो ये मत छोड़ना आप लोग, ठीक है? तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाएं हैं मेरी आप सभी को। और आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि अगर आप लोग मेरी बात, आइंस्टीन बोल रहे हैं ये बात, कि अगर आप लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं एक अच्छा टीचर नहीं। आपको हमारी बात समझ में आती थी जब हम पढ़ाते थे? आती थी, चलो यानी कि हम अच्छे टीचर हैं। अब दूसरी सुनिए, उसने फिर क्या कहा कि अगर आपने ये अच्छे से समझकर अप्लाई नहीं किया तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे ना हो। तो इसे अच्छे से अप्लाई करना, अब जो पढ़ाया है, ठीक है? तो मतलब नाम आपका लगना चाहिए डिस्टिंक्ट के ये मेक इट इजी के थे। क्योंकि एक एडवर्टाइज आप देखते होंगे पहले कि एक एमबीए का कॉलेज है, उसकी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो पूछते थे कि आप किस कोचिंग से, कि सर टाइम से, तो उसमें दिखाते थे कि सबसे ज्यादा बच्चे टाइम से हैं। तो मैं, राहुल सर, बिश्नोई सर, हम सबका यही एम है कि जब भी किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई बात आती है कि तुमने कहां से तैयारी की थी, तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मेक इट इजी होना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग बताइए, वो लोग, उन लोगों को भी बताइए जो अभी तक हमसे जुड़े नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डेडिकेशन आपने देखा है मेक इट इजी का, ठीक? एक एक चीज को हम अच्छे से अच्छा करके, आसान से आसान करके आप लोगों के सामने लाते हैं। कोशिश यही रहती है कि आप तक बेस्ट पहुंचे, और बेस्ट मेरे सामने बैठे हैं आज, ठीक है? तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। अब मैं मुख्य अतिथि श्री बी.आर. कोठियाल, सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सिंचाई विभाग उत्तराखंड जी से आग्रह करूंगी कि वह स्टेज पर आए और 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप संबोधित करेंगे। श्री बी.आर. कोठियाल जी। सबसे पहले मैं अपने चौहान साहब मुख्य अतिथि को शुभकामनाएं देता हूं। वह हमारे मेक इट इजी के आग्रह पर यहाँ पे हमारे साथ पहुँचे हैं। दूसरे, मेक इट इजी के सभी फैकल्टी, अन्य स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत और लगन से जो किया वो आज उनके सामने
प्रदर्शित है। इस संबंध में मैं यहाँ उपस्थित उत्तराखंड राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में नियोजित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेकिटीजी की सफलता इसी से होती, 40 से अधिक, जहाँ तक मुझे जानकारी है 40 से अधिक मैकेनिकल में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ये मेकिटीजी को बहुत बहुत उनकी मेहनत का फल दिखाई देता है। साथ ही मेकिटीजी संस्था की फैकल्टी को बधाई देता हूँ और जिसकी कड़ी मेहनत आप लोगों की सफलता के भागीदार बने हैं। जैसे एक कोई पिक्चर फिल्म चल रही हो और उसमें कोई बढ़िया सा गाना चल रहा हो, अब वो हीरो तो बहुत सुंदर दिखाई देते, हीरोइन हो या हीरो, गाना भी बड़ा पसंद आता है, परंतु पीछे गाना किसने गाया वो किसी को नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से मेकिटीजी तुम्हारे बैक में है, पीछे से है, जो सामने नहीं दिखाई देती है। ये सिर्फ जो लोग सफल हुए हैं उन्हीं के हृदय या उन्हीं को मालूम होता है। आपसे यहाँ यह भी संस्थान की कड़ी मेहनत उनको स्वयं आज महसूस हो रही है, परंतु संस्था आपकी कार्यकुशलता सामने दिखाई देती है। अब मैं जितने अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं उनको ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, एक दो बातें उनको बताऊँगा, क्योंकि मैं प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय से ही 2019 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अब 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है, आज और तब तो बात हो गई। आप अपने अब आपकी पोस्टिंग होगी, ट्रेनिंग भी समय समय पर विभाग से थोड़ा मेरे को कुछ चीज़ें पूछने के बाद फ़ोन आते रहते हैं, इसलिए मुझे जानकारी थोड़ा ये है। आपको एक साथ ट्रेनिंग अभी नहीं दी जाएगी, कुछ जैसे अभी सहायक अभियंताओं की ट्रेनिंग मैकेनिकल के गए हैं 30-35 लोगों की, रुड़की में से ज़्यादा एक साथ नहीं हो सकती। अभी ट्रेनिंग में जाएंगे, वहाँ आपको सभी चीज़ें प्रैक्टिकल बताई जाएंगी। उसमें एग्ज़ाम भी होगा, 3 महीने की जो ट्रेनिंग होगी उसमें एग्ज़ाम भी होगा। आपको प्रशासनिक कार्यों के संबंध में नैनीताल भी भेजा जाएगा, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होगी। संबंधित खंडों में भी आपको भेजा जाएगा, वहाँ पे भी वो ट्रेनिंग होगी। उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य है, ये आप नोट कर लीजिए। और ट्रेनिंग भी अनिवार्य है, क्योंकि जब भी आपके प्रमोशन होंगे, अस्थायीकरण एक इसके बाद 3 साल के बाद अस्थायीकरण होता है। अगर जिसने ट्रेनिंग उत्तीर्ण नहीं किया है वो उसका अस्थायीकरण रोक दिया जाएगा। जब आपका यही में प्रमोशन होगा, अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, आपने एग्ज़ाम पास नहीं करा है, तो वहाँ भी आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, तो आप बैक हो जाएंगे। इसलिए समय रहते हुए आपको 2 साल का शायद एक पीरियड होता है, 2 साल के अंदर ट्रेनिंग वो विभाग के जब भेजेंगे आपको जाना ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं मुझे काम है, मैं अगले टर्न में चले जाऊंगा। बहुत ज़रूरी हो तो जाएं, अन्यथा अपने पहला नंबर आए आप ट्रेनिंग में चले जाना चाहिए। हमने देखा लोग जाते नहीं हैं, जब रिटायरमेंट पे उनका कोई प्रमोशन होता है, रिटायरमेंट नज़दीक इधर प्रमोशन, उनका अस्थायीकरण रुक जाता है, अस्थायीकरण नहीं होगा प्रमोशन नहीं होता है। और जो इसमें कुछ वेतन भी बढ़ोतरी होती है। आपके 5 साल की सेवा पे आपको सहायक अभियंता का जो अगला वेतन है वो मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आपकी ट्रेनिंग में आप पास हो गए हों। सबसे 5 साल के बाद है, 5 साल के नहीं 10 साल के बाद आपका प्रमोशन। 10 साल की सेवा अभी अनिवार्य है, बाकी आपका संघ है, इन्होंने शासन से डिमांड करी है इसको 10 के 7 कर दिया जाए, ये काफ़ी समय से चल रहा है और इसलिए ये चीज़ें अनिवार्य हैं। अपने कार्यकाल में समय समय पर अपने अधिकार और कर्तव्यों का, जो आपके अधिकार और कर्तव्य हैं, अपने
वो ज़रूर पढ़ लें। क्या आपके अधिकार है, क्या आपके कर्तव्य है कार्य करने के। समय समय पर विभाग वो तो परमानेंट बने हुए हैं, वो तो आप ज्वाइन करेंगे अपना आपको गूगल में है वहाँ से निकाल लो। ऑफिस में किसी पुण्य अधिकार, हमारे अधिकार क्या है उसकी कॉपी ले लो। दूसरे है कर्मचारी आचरण नियमावली, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। कर्मचारी आचरण नियमावली एक बार पढ़ लें, अपने पार रखें, उसके उसमें आगे सेवानिवृत्त तक उसकी आवश्यकता पड़ेगी। कभी कोई आपने भूल चूक से कोई गलत काम हो गया तो उसको भी आचरण नियमावली का आपको देखना पड़ेगा। आचरण नियमावली में ये है, आप कोई चीज़ एक बिंदु में उदाहरण के रूप में बताता हूँ, कोई चीज़ आपने क्रय करी, आपने मकान क्रय कर लिया, आप अपनी 1 महीने की जो आपको सैलरी उससे ज़्यादा आप बिना अनुमति के क्रय नहीं कर सकते हैं। करने को सब कर रहे हैं, जिस दिन कोई शिकायत कर देगा आपके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए सिवाय ख्याति प्राप्त एमडीडी का कोई मकान खरीद लिया, उसको अनुमति की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको विभाग खरीदने के बाद विभाग को ये सूचित करनी है मैंने ये मकान खरीदा है और कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा आया उसका उल्लेख करना। इतनी सेवा में मैंने इतना मेरे अपनी सैलरी का, इतने मैंने अपने पिताजी से लिया, इतने अपने भाई से लिया, जो ये डिटेल आपको देनी होती है। आप कहोगे मैं अपने बगल वाले का प्लॉट है ये खरीद लूँ, उसको बिना अनुमति के आप नहीं खरीद सकते। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बातें, ये आपके अंत तक, आप जब तक सेवा में हैं तब तक आपके काम आएगी। बाकी आपको ये विभाग ट्रेनिंग करवाएगा, उसमें आपको सब ये बता दी जाएंगी। धन्यवाद सभी को, और विशेषकर इस फैकल्टी को जिसको आप लोगों ने बनाया है, जो इन्होंने पढ़ाया वो आपने पढ़ा, आप लोग इसमें अपने मुकाम पर पहुँचे हैं, इसके लिए फैकल्टी और अभ्यर्थी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अब मैं राहुल सर, विश्नोई सर और आज के मुख्य अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वह स्टेज पर आएं और विभिन्न विभागों में चयनित प्रतिभाशाली छात्राओं को पुरस्कृत करेंगे। सर प्लीज़। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी मिस मीनाक्षी जी, माइनर इरिगेशन इनका डिपार्टमेंट है। प्लीज़ वेलकम मिस मीनाक्षी। Thanks to all my respected teachers and MI team। और मैं मतलब क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है, सभी टीचर इतने अच्छे हैं, सबके सपोर्ट रहा, सर ने इतने अच्छे से समझाया पढ़ाया और हम यहाँ तक पहुँचे, एक सर की मेहनत की वजह से पहुँचे हैं। थैंक यू सो मच। सभी रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट राहुल सर, जमाल सर, विश्नोई सर और पूरी मेकेटीज टीम को मेरा थैंक यू। उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। मेरा नाम विजय लोनी है, मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा सिलेक्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुआ है। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2020 कोविड लॉकडाउन से शुरू करी, तो मैंने जब देखा अपनी और चारों ओर सर्च किया तो मुझे लगा कि और मैं जब राहुल सर की वीडियो देखी तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट करके वो चीज़ें आसानी से होती रही। और बाद में फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो मुझे, और मैंने कहीं और चैनल्स में भी सर्च करने की कोशिश करी, मिले नहीं। ऐसे सब्जेक्ट थे जो कहीं भी इजीली मिले नहीं, पर जो जमाल सर ने जिन सब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से और एक इस तरीके से पढ़ाया कि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे, वो वैसा कंटेंट कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पर आए सभी लोगों से ये कहूँगा कि आपके आने वाले कॉलेज में या आपके साथी कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेक इट इजी का नाम जरूर रेफर करें। थैंक्स। मेरा नाम पल्लवी है, मेरा सिलेक्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुआ है, और मैं सबसे पहले तो मेक इट इजी की सभी टीम को एंड सभी टीचर्स को मतलब बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत हेल्प मिली है मेक इट इजी के थ्रू। और जब से कनेक्ट हुई हूँ मेक इट इजी से, फिर कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। मतलब सर इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं यूट्यूब पे भी और सारी जगह,
तो सर थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी इतनी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम गिरधर राणा है और मैं उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ। जब मेरा डिप्लोमा हुआ था मैंने राहुल सर की कोचिंग स्टार्ट की थी, वहीं से मैंने अपना जो कोचिंग की प्रिपरेशन थी वहीं से स्टार्ट किया था। 2019 से मैंने स्टार्ट की थी और सर ने मुझे गाइडेंस दी थी। पहले मैंने 2-3 साल मैंने एसएससी की तैयारी की है। उसके बाद जैसे ही यूकेपीएससी की जब भर्ती आई थी तो मैंने ऑनलाइन भी मैंने सर से कोचिंग ली थी। मैं राहुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और जमाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर ने प्रोडक्शन इतनी बेहतरीन पढ़ाई है, मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी दिक्कत आती थी मुझे तो मैं जमाल सर को मैसेज करता था कि ये मुझे दिक्कत है क्वेश्चन में, तो सर मुझे ये 1 या 2 दिन में मुझे उसका आंसर दे देते। धन्यवाद। मैं मेक इट ईजी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन एंड मैं मेक इट ईजी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ ये इवेंट हम सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मेरा नाम प्रीति पवार है और मेरा सिलेक्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुआ है। राहुल सर से मैं 2018 से कनेक्ट हुई हूँ। मतलब यही है कि मैं कॉलेज के टाइम पे इतनी जितना मैं आज के टाइम पे हूँ इतना नहीं थी, मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ, इतनी शार्प माइंडेड नहीं थी। लेकिन सर के साथ कनेक्ट होने के बाद मतलब जो मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है वो सर के वजह से है और मेक इट ईजी टीम की वजह से है। तो मैं सभी स्टाफ को, टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं मेक इट ईजी टीम से 2022 में जुड़ा था और सर ने जो भी पढ़ाया बहुत आसान सा लगता था। बाकी विष्णोई सर की थर्मोडाइनमिक्स मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। सर का एफर्ट काफ़ी अच्छा था और जो भी गाइडेंस दी सर ने काफ़ी काम किया है, तो उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू राहुल कोठियाल सर। 2018 में मैं सर से कोचिंग के थ्रू कनेक्ट हुई थी, बट थोड़ा घर से भी थोड़ा प्रेशर था तो इस वजह से चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाई। देन मैं रोने भी लग गई थी कि सर अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं लीव कर रही हूँ। देन सर ने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर लोगी, और लकली हो गया सिलेक्शन एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। और मैं राहुल कोठियाल सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, और क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मतलब कनेक्ट भी थी कोचिंग के थ्रू, तो जो एक कनेक्शन होता है कोचिंग में, यू नो व्हाट, ऑफलाइन जो होता है इतना हम ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो सर का सपोर्ट काफ़ी रहा है। और मैं जमाल सर और विष्णोई सर को भी थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन इन्होंने ही करवाई थी। बाकी पूरी मेक इट ईजी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जो अपने काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम नवीन सिंह डोगरा है और मेरा सिलेक्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन और मेक इट ईजी टीम, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मैंने 4 साल जॉब करी है, उसके बाद मेरा पढ़ाई के साथ कोई लिंक नहीं था, बट जब से मैं राहुल सर से कनेक्ट हूँ तब से आई गॉट एवरीथिंग। मेरा सिलेक्शन THDC में भी हुआ था, बट फाइनल में फाइनल सेक्शन नहीं हो पाया, बट उसके बाद UPSC JEE में सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैं राहुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेक इट ईजी से जुड़ के मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, और जमाल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मटेरियल साइंस उन्होंने बहुत बढ़िया समझाई थी। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच राहुल सर, आपकी वजह से ही आज यहाँ पे हम आ पाए हैं और हमारे लिए आपने इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी बहुत लंबा प्रिपरेशन टाइम हो गया था, बीच में कई बार आया कि अब छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा, मैकेनिकल में वैकेंसी नहीं आ रही है और ये सारी चीज़ें, तो फिर नॉन टेक में भी शिफ्ट किया बीच में। लेकिन फिर से जब UKPSC 2021 में फिर से नोटिफिकेशन आया तो मैं सबसे पहले राहुल सर से ही मिली थी कि सर अब क्या हो पाएगा दोबारा, बिकॉज़ बीच में पूरा नॉन टेक में मैं आ चुकी थी। तो सर ने मुझसे बस एक ही लाइन बोली थी, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कर पाओगे, तो ये डिसीजन आपको ही लेना है कि आपको फिर से टेक्निकल में आना है और अपना 100% देना है या नहीं देना है, ये आपके ऊपर है। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं टेक्निकल में दोबारा जॉब ले पाई हूँ और
बाकी जमाल सर, विश्नोई सर, सबका दिल से धन्यवाद सर। आप लोग ने जो भी गाइडेंस दी है, जो भी डाउट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, आप उसी टाइम पे रिप्लाई करते थे, उस चीज़ के लिए दिल से धन्यवाद सर। बाकी मेरे साथ जो भी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, उन सबको कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। गुड इवनिंग ऑनरेबल चीफ गेस्ट, मेक इट ईजी के सब टीचर्स और मेरे मेट्स। मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं लगभग 2018 से राहुल सर के साथ हूँ। ऑनेस्टली मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा। जब मैंने राहुल सर के साथ में ज्वाइन किया तो मुझे भी खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं कभी कर पाऊँगा, बस मैं लगा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर बात नहीं करूँगा, सबसे पहले एज अ गार्जियन बात करूँगा। अगर मैं शायद किसी अच्छे टीचर के पास भी होता पर एक अच्छे गार्जियन के पास ना होता तो मैं तैयारी छोड़ चुका होता, क्योंकि मुझे खुद पे नहीं था कि मैं कर पाऊँगा। राहुल सर ने मेरे को बहुत बार राहुल सर ने पता नहीं क्या वो टीचर एक अच्छा एक क्वालिटी देख लेता है या जो भी होता है, उन्होंने मुझ पे भरोसा पहली बार ऐसे दिखाया कि किसी टीचर ने। तो मुझे लगा जब सर इतना भरोसा दिखा रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा उनके भरोसे पे खरा उतरना चाहिए। फिर उसके बाद में सर ने बस ये जब सब कंटेंट और ये सब इतना इजी करके दिया तो मुझे लगा कि ये किया जा सकता है, इतना मुश्किल है नहीं ये। और उसके बाद में सर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता था। सर ने बताया कि वो सब बाकी सब हमारा काम है, बस आप इतना कीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उस बात को फॉलो, बस उस बात को आप फॉलो करें और जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना कर लीजिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। जब कोई ऐसा बोल देता है तो आधा बर्डन कम हो जाता है अपने ऊपर से। मेरे साथ पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो राहुल सर एक बहुत अच्छे गार्जियन है। थैंक यू वेरी मच सर। सर बोलते थे कि अगर तुम्हें वैसे भी कोई पढ़ाई से अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बाहर ना जा कर के आप हमसे शेयर कीजिए, हम पॉसिबली सबसे अच्छा आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो मैं सर से बहुत बात कर लिया करता था। हालांकि मुझे थोड़ा शर्म आती थी कि सर शायद वो कुछ अलग ना समझे, पर जब बात करने के बाद ऐसा लगता था कि मैंने सही किया और बस सर को फॉलो करते रहे। और आखिरी में आप देख रहे हैं मैं आज लगभग 2 से 3 गवर्नमेंट जॉब में हूँ। फाइनली मैंने ज्वाइन इसे किया है, पर मैं और भी गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर चुका हूँ। थैंक यू राहुल सर। मेरा नाम अनूप सिंह है। दिल की गहराई से मेक इट ईजी टीम की दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और पीछे पंकज सर बैठे हैं, इन्होंने लास्ट के 1 महीने में पूरी ट्रेनिंग दी मुझे। हमने लगभग पूरा रिवीजन एक साथ किया और सर आपकी नोट्स की बदौलत। सर एक बार थैंक यू सो मच। और सर मैं अपनी माँ बाप को भी याद करना चाहता हूँ जिन्होंने सर इस उम्र तक मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली, और धन उन्होंने दिया, मन सर आपने लगाया। और मेक इट ईजी के लिए क्या बोलूँ सर, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। और मैंने एक ही चीज़ सीखी है लाइफ में, नियत अच्छी, मेहनत सच्ची तो जीत पक्की। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी शानदार होगी। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम आपका। सबसे पहले मैं मेक इट ईजी टीम का धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम पंकज नेगी है। मेरा सिलेक्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट में जेई के पद पे हुआ है। मैं एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा सभी टीचर्स का, जिन्होंने हमें पढ़ाई के लिए एक मंच प्रोवाइड करवाया और आज सक्सेस होने के पश्चात भी हमें हमारे लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। इसके लिए मैं मेक इट ईजी टीम का धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू। मैं मेक इट ईजी की टीम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं वर्तमान समय में IRD DRDO में कार्यरत हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया मुझे। तो अभी आप लोगों के सिलेक्शन के लिए सबको बहुत बहुत बधाई। और यही कहना चाहूँगा कि
अभी आप लोग शायद अपने अपने चीफ ऑफिस में ज्वाइनिंग किए हैं, अभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या अलग अलग पोस्टिंग्स पे आप लोग जाएंगे, तो होपफुली आप लोग अपना अपना बेस्ट और मन से काम करेंगे। और थोड़ा सा फील्ड जॉब है आप लोगों का, तो फील्ड पे पॉलिटिकल प्रेशर, फैमिली प्रेशर और ये सब हैंडल कर पाएंगे अच्छे से होपफुली। सभी लोग वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, थैंक यू। वैसे तो राहुल सर किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। राहुल कोठियाल सर एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। ये अभी फाउंडर एंड CEO ऑफ मेक इट ईजी। इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, शिक्षा के क्षेत्र में इनका 14 साल से भी ज़्यादा अनुभव है। इन्होंने मोर देन 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स को अभी तक गाइड किया है। उनमें से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी किया है। कुछ लोग आप हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए हैं, तो सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो मैं अब निवेदन करूंगी मेक इट ईजी के CEO श्री राहुल कोठियाल सर जी से कि वे आशीर्वाद के उद्गारों से हम सबको कृतार्थ करेंगे तथा कार्यक्रम समापन की घोषणा भी करेंगे। मिस्टर राहुल कोठियाल सर। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का जो इस प्रोग्राम में टाइम निकाल के आए हैं, बिकॉज आज की डेट में शायद मनी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम टाइम है। और अगर हम किसी को भी अपना टाइम दे रहे हैं, चाहे वो 1 मिनट है या 1 घंटा, मतलब मुझे तो पर्सनली उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू लगती है। और इन फ्यूचर आप भी कई चीज़ों में बिज़ी होंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ समय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एज भी बढ़ेगी ना, तो एक दूसरे से रिक्वायरमेंट जो सबसे बड़ी होती है वो समय की होती है। आप हर आदमी को पैसे या चीज़ों से खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय देंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। तो उसके लिए सबसे बड़े थैंक यू श्री चौहान सर, BR कोठियाल जी एंड सभी फैकल्टीज़, हमारे टीम स्टाफ एंड जो गार्जियंस आए हुए हैं वो सभी, और जो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग स्टूडेंट्स के लिए कोई इवेंट करवाया है। क्योंकि जनरली जैसे विष्णोई सर ने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम लोगों की मेक इट ईजी की पॉलिसी सेलिब्रेशन और इन चीज़ों की कभी रही नहीं, और उस वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने कुछ भी सेलिब्रेट किया हो। हमारा हमेशा फोकस ये रहा कि डेली का डेली हम काम करते रहें अपने इम्प्रूवमेंट पे, अपने कंटेंट पे, और उसका रिजल्ट अब मिलने लगा है और बेहतर मिलने लगा है। आज हम पर्टिकुलरली सिंगल एक स्टेट के प्लेसमेंट्स को टारगेट करके यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें तो मोर देन 1000+ हमारे पास सिलेक्शंस आज की डेट में हैं। मतलब मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कोई भी PSU बोलेंगे, बहुत छोटे से छोटा PSU से लेके बहुत रेप्यूटेड ONGC, BHL, NHPC, NTPC, बहुत सारे PSU, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा PSU है आज की डेट में जहां अपना स्टूडेंट नहीं है। और वो चीज़ इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है ना मुझे, मतलब क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे को बुढ़ापे की बड़ी टेंशन रहती है। और मुझे लगता है कि बुढ़ापे में अगर कोई गिल्ट, रेगरेट रह जाएगा ना, तो वो बड़ा मेरे को पीड़ित करेगा। तो मैं चाहता हूँ जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो अभी यहीं सही हो जाएं, ताकि उस टाइम सिर्फ चीज़ें याद करने के लिए और वो भी बेहतर चीज़ें हों। तो इसलिए जब बच्चे प्लेस्ड होते हैं तो मैं यही बोलता हूँ, चाहे जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन बोलता हूँ कि मैं बुजुर्ग होने के बाद आऊँगा ज़रूर आपके डिपार्टमेंट, आपकी जगह, आपके शहर में, जिससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बढ़िया रहेगा। आज की जो मेनली मैं मैसेज देना चाहूँगा, वैसे सबने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और जो हमारा टारगेट ये था एक कि आप लोगों का आना यहाँ कहीं से भी आपके लिए टाइम ऐसा ना हो जाए कि यार क्या हमने कर दिया यार, तो कुछ टाइम ज़्यादा लग गया। तो उसके लिए हम लोग जनरली इस तरह के इवेंट में लोग पॉलिटिकल लोग ज़्यादा बुलाते हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल एक रहेगा, रैपो भी बनती है ये वो, लेकिन हमारा टारगेट ये था कि हमें पॉलिटिकल इतना इशू नहीं, हमें था कि यहाँ आप आएंगे तो सही लोगों से गाइड हो। और मेरे ख्याल से जैसे मेजॉरिटी ऑफ यहाँ आज इरिगेशन डिपार्टमेंट के सिलेक्शन थे, तो सर ने, चौहान सर ने जितना डिटेल आपको दिया, तो एक डेमो टाइप ट्रेनिंग हो चुका है आप लोगों का, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता चली डिपार्टमेंट के बारे में कि हाँ, मतलब बहुत क्लियर हो गया ना, जैसे हम पढ़ाते भी हैं तो बड़ा अच्छे से उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई 3 चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर, चौहान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा, देखिए अब नई जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से तो एक ही गाइडेंस है आपको, क्योंकि हम लोग लाइफ को जनरली ब्लैक या वाइट देखना पसंद करते हैं, ठीक है ना, मतलब जिसमें चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं, या तो ब्लैक है या वाइट है।
बट अब आप ऐसी जगह जा रहे हैं या ऐसी जगह एंटर हो रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी रहती है चीज़ों को लेके, और अगर आप चीज़ों को वाइट और ब्लैक करेंगे ना तो आप डिफ़िकल्टीज़ में आ सकते हैं। तो याद रखिए, लाइफ ना कभी भी वाइट ब्लैक नहीं चलती है। आप सोचेंगे कि ना कि मैं हर चीज़ बहुत ऑनेस्टी से करूँगा, तो ऑनेस्टी से करना गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है कई बार वो ऑनेस्टी सिर्फ आपको लग रही हो, आपने अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को बहुत ऑनेस्ट समझ रहे हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ज़रूरतमंद ऐसे हैं जो आपकी उस ऑनेस्टी की वजह से प्रॉब्लम में हैं, समझ ना। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि ऑनेस्टी को छोड़ो, बट ब्लैक और वाइट पे मत रहो, हमेशा फोकस रखो बैलेंस पे। आपको हमेशा बैलेंस बनाना आना चाहिए, ये आपको थ्रू आउट दी लाइफ मेंटेन रखना पड़ेगा। चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप होंगे, भाई अभी ऐसे टाइम आएंगे आपको साइट्स में बहुत टाइम निकल जाएगा, घर वाले वेट कर रहे होंगे, आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। बट ऑब्वियसली बात है, एक ही चीज़ है जो वहाँ मेंटेन कर पाएंगे, वो है बैलेंस। जहाँ कुछ रह जाएगा वहाँ दूसरी जगह पे कुछ पूरा करना पड़ेगा, और यही आपको अपने जॉब में भी करना होगा कि अगर आपको लगता है कि यार मैंने कुछ सही नहीं किया है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर में कहीं चीज़ में ऐसा किया आपने कि जो आपको लगा सही नहीं किया है, तो देयर आर सेवरल ऑप्शन जहाँ पे आप चीज़ें सही कर पाएंगे, तो उसको कंपनसेट करिए सही चीज़ें करके, समझना। उसको ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा या ये करूँगा, हमेशा बैलेंस बना के रखिए। और मैंने भी अपनी लाइफ में अब यही शुरू किया है, मतलब पहले से सोच रखते थे, लेकिन आज की डेट में मैं जितने लेक्चर्स पहले सुबह शाम लेता था, आज की डेट में मैंने अपने दिन को बिल्कुल आधा बांटा हुआ है। आज की डेट में आधे दिन में पूरी मेहनत करता हूँ, सुबह से दिन तक जितने लेक्चर्स लेने हैं सब लेता हूँ, लेकिन दिन के बाद मेरे लिए वो बैलेंस आज की डेट में है फैमिली और मेरा जो सोसाइटी है, जो मेरी सोशल जिम्मेदारियाँ हैं, वो मेरे लिए आज बिल्कुल इक्वल प्रायोरिटी है जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए लेक्चर है। मेरा डेली का डेली डे जो है वो आप शायद जो कनेक्टेड होंगे वो देख भी रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे सोशल NGOs, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क उनमें इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ये आज नहीं करूँगा ना तो शायद बहुत लेट हो जाएगा, और फिर मैं उस दिन सोचूंगा कि यार ये तो बैलेंस अधूरा रह गया एक पार्ट। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगा कि जॉब स्टार्ट करिए, जॉब को समझिए, जॉब में स्टेबल होइए, और आगे जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी सोसाइटी के लिए अपने आप को मेंटेन करिए, क्योंकि अगर आपने वो बैलेंस भी नहीं रखा ना तो फिर कल के दिन आप भी यही पछताएंगे कि मैं किसी एक ही साइड में रह गया। और वो बैलेंस आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं हर जगह नहीं कह सकता ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है, जो मैंने तो यही देखा है अभी तक, जिसने मेरे साथ 100 साल पढ़ा है वो मुझे कहीं ना कहीं अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद पूरी रहती है कि जैसा मैं सोच रखता हूँ शायद वैसे आप भी रखते होंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जाइए सोसाइटीज़ में, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ जाइए। बहुत सारी चीज़ें आपको एज़ पर गवर्नमेंट ही करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पर्सनल लेवल पे दिखेंगी, प्रॉब्लम्स दिखेंगी। लोगों से बात करिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, और अगर आपका इंटेंट और नीयत अच्छी है तो डेफिनेटली लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो बस ये इंटेंट अपना रखिए, आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मेंटेन द बैलेंस एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने